में मैंने तुम्हें बताया फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव क्या है उसकी एग्जांपल ले ली थी मैंने। इसके बाद मैंने तुम्हें फूड कलर के बारे में बताया था, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में, लास्ट बताया मैंने तुम्हें एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो मैंने केमिकल्स वाले बता दिए थे, बीएचटी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और लास्ट प्रोपाइल गैलेट। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जो ना विटामिन ए भी ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये शेल्फ लाइफ को ये भी बढ़ाते हैं, एजिंग को रोकते हैं, इसके अलावा कैंसर, कैटरेक्ट इन सब से भी प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी आते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर पहले तो तुम्हें सोप के बारे में पता होना चाहिए। सोप जो है आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर पोटेशियम सॉल्ट है, अगर पोटेशियम सॉल्ट है तो हम बोलेंगे ये सॉफ्ट सोप होता है, ये सॉफ्ट सोप होता है, सॉफ्ट सोप जो हम बाथिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। और ये सोडियम सॉल्ट जो है ये हार्ड सोप होता है, ये वॉशिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, दिस इज कॉल्ड एज सोप। सोप की तीन एग्जांपल तुम्हें पता होंगी पहले से। सोप की तीन एग्जांपल, पहली एग्जांपल C15H31COONA, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, याद करना है 15 से, 15 है तो पाल्मिटेट, 15 है तो पाल्मिटेट। C17H35 सॉरी, C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट याद करना है तो 17 से स्टीरेट, 17 से स्टीरेट। फिर सोडियम ओलिएट, वो भी 17 है, बस उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, इसलिए दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, सही ना। और ये स्ट्रेट चेन में होता सारा, ये सब स्ट्रेट चेन में, ये सब स्ट्रेट चेन में, ये सब स्ट्रेट चेन में, मतलब CH3CH2 होल 14, CH3CH2 होल 16, इसमें CH3CH2 होल 15 आएगा और एक CH बॉन्ड CH आएगा, 16 नहीं आएगा, CH3CH2 होल होल इसमें 14 आएगा और एक CH डबल बॉन्ड CH आएगा। तो ये है सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट। तो तीन एग्जांपल ये दे दिए मैंने सोप की, तुम्हें तीनों पता होने चाहिए, पाल्मिटेट 15, स्टीरेट 17, ओलिएट याद करना है तुम्हें, सोडियम ओलिएट। अब प्रिपरेशन सोप की कैसे होती है, सही ना, सोप की प्रिपरेशन कैसे होती है। और अगर मैं ये लिख दूं C17H35COOH, तो याद रखना ये स्टीरिक एसिड है। मैंने लिख दिया C15H31COOH, तो ये पाल्मिटिक एसिड है। मैंने लिख दिया C17H33COOH, तो ये ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड आ रहा है, ओलिफिन से याद कर सकते हो, ओलिफिक एसिड। इसमें ओलिफिन्स यानी ओलिक सॉरी, इसमें हम कहते हैं ना वो एल्कीन्स को ओलिफिन्स, ओलिफिन्स यानी डबल बॉन्ड आया इसके अंदर, अनसैचुरेटेड है, तो उससे याद रख लेना ओलिक एसिड। तो तीनों याद रख लेना, एसिड्स भी। अब प्रिपरेशन करनी है अगर तुम्हें C15H31COONA या किसी भी सोप की प्रिपरेशन करनी है, तो ये प्रिपरेशन होती है हमारी ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल से, ये प्रिपरेशन होती है हमारी ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल से। ये है ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, जिसको हम कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड ये है। CH2O CH2CO, CH2CO, इसमें डाला 3 NaOH, अल्कली डाला, अल्कली। इस प्रोसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। ये टर्म भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये क्या है, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कह लो या ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, इसको ट्राईग्लिसराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईग्लिसराइड इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। अब इसमें जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो तुम्हें पता है क्लीवेज कहां से होना है, यहां से क्लीवेज हो जाएगा। देखो एस्टर है, एमाइड है, कोई भी, तो यहां से क्लीवेज,
यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ आएगा ONA, यहाँ H, यहाँ ONA, यहाँ H, यहाँ ONA। तो ये मिल गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और साथ में RCOONA 3 मॉलिक्यूल्स, RCONA के 3 मॉलिक्यूल्स, ये 3 मॉलिक्यूल मिल गए इसके। अब ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करेंगे। ग्लिसरॉल, ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, हाउ ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। तो इस तरह से ग्लिसरॉल मिला यहाँ पे, like this glycerol is obtained as byproduct of soap industry by saponification reaction, like this glycerol is obtained as byproduct of soap industry by saponification reaction। अब सॉल्ट को अलग कैसे करते हैं, सॉल्ट को अलग कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट, salt is यानी soap is separated from glycerol, soap is separated from glycerol by process called as salting out। इस तरीके से salting out of soap, RCONA ये टूटेगा RCOO माइनस प्लस Na प्लस, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इसके प्रेजेंस में, जैसे NaCl सॉल्ट डाल दिया, तभी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। ये पूरा टूटेगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो ये Na प्लस कॉमन हो गए, तो ऊपर वाली रिएक्शन कुछ बैकवर्ड चली जाती है, तो सोप सेपरेट हो जाएगा, ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, लाइक दिस सोप विल बी सेपरेटेड। हालांकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं इन कंपैरिजन टू RCON, तो इसलिए सोप सेपरेट हो जाएगा, इसलिए सोप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्टिंग आउट। ये क्लियर हो गया था कि नहीं? ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब इसमें बोला जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं कि तुम सोडियम पाल्मिटेट को प्रिपेयर करना है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से, तो कैसे प्रिपेयर करोगे? C15H31CONA को प्रिपेयर करना है, कैसे करोगे प्रिपेयर? C15H31CONA को प्रिपेयर करना है, करके देखो प्रिपेयर कैसे होगा ये फास्ट। कैसे होगा प्रिपेयर ये? सोप सॉल्टिंग आउट प्रोसेस से कैसे प्रिपेयर होगा? बॉबी बोल कैसे प्रिपेयर होगा? छवि देखो, सपोनिफिकेशन प्रोसेस से बस आर की जगह क्या पुट कर दोगे, इस आर को हटाओगे और पुट कर देना C15H31, C15H31, C15H31 ये पुट कर देंगे, तो इससे C15 या आर के आर की जगह क्या आ जाएगा इधर भी, C15H31। इस तरीके से सोडियम पाल्मिटेट प्रिपेयर हो जाएगा। सोडियम स्टीरेट प्रिपेयर करना है तो क्या करेंगे? सोडियम स्टीरेट प्रिपेयर करना है तो C17H35 लगा दो। C17H35, ऐसे ही सोडियम ऑलिएट है तो C17H33। समझ आ गया प्रिपरेशन सोप का कि नहीं? चलो ये क्लियर हो गया तुम्हें फिर, तो ये यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट अब है, सोप के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, सबको पता होगा ये, आर पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का है और CO नेगेटिव पार्ट क्या, हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का। तो एक पार्ट इसमें से डर्ट में जाता है, एक पार्ट जाता है पानी के अंदर। इस तरह से डर्ट और डर्ट का जो क्लोथ के साथ, फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और थोड़ा सा रब करेंगे तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर नोट करना है कि सोप जो, ये भी सबको पता होगा यहाँ पे, सोप जो है हार्ड वाटर में यूज नहीं होते और ना ही एसिडिक वाटर में यूज होते हैं। सोप हार्ड वाटर में यूज नहीं होते, ना ही एसिडिक वाटर में यूज होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स दोनों जगह यूज होते हैं। RSO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ वो फैटी एसिड से, ये सल्फोनिक एसिड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ज्यादातर क्या कहते हैं हमको, डिटर्जेंट। ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स ये डिटर्जेंट है। अब देखो, अगर सोप है, सोप है हार्ड वाटर के अंदर, सबको पता है हार्ड वाटर की हार्डनेस होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे हार्ड वाटर में, तो ये बन जाएगा इनसॉल्युबल कडी प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज स्कम। ये इनसॉल्युबल होता है,
इनसॉल्युबल कर्डी प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज स्कम। ये सारे सोप को वेस्ट कर देगा, है ना, ये सारे सोप को वेस्ट कर देगा, सारा सोप जो इकट्ठा होकर के नीचे बैठ जाएगा, एक कर्डी प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। या फिर एमजी के साथ भी सेम चीज हो जाएगी, एमजी के साथ भी सेम चीज हो जाएगी। अब RCON एसिडिक वाटर में भी यूज नहीं होता। एसिडिक वाटर में क्या होगा, H प्लस प्रेजेंट होंगे, H प्लस प्रेजेंट होंगे तो वो RCOH बना देगा, RCOH प्लस Na प्लस बना देगा। तो RCOH बन गया। अब ये तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, ये तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर डिसोसिएट नहीं करेगा तो RCO नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये वीक एसिड है ना, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, तो हमें RCO नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। और कम से कम मिसल फॉर्मेशन के लिए इसके 100 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तभी मिसल फॉर्मेशन होगा तो ही क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का। तो ये वीक एसिड है, डिसोसिएट नहीं करेगा, इसलिए सोप कांट बी यूज्ड इवन इन एसिडिक वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। दोनों जगह हम सोप को यूज नहीं करते, लेकिन इन दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं डिटर्जेंट, क्योंकि अगर डिटर्जेंट यूज करेंगे तो वहां पे आएगा RSO3Na, RSO3Na, तो यहां बनेगा RSO3 होल ट्वाइस Ca, ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल है, ये कडी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ये सॉल्युबल है। और यहाँ पे भी RSO3Na होगा, तो यहाँ आ जाएगा RSO3H, RSO3H, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो टूट जाएगा RSO3 माइनस प्लस H प्लस में, तो यहाँ पे इसीलिए मिसल फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। ये क्लियर होगी बात मैंने क्या बताया अभी तुम्हें यहाँ पे? यस सर। ये ध्यान रखना चीज का। सोप जो है हार्ड वाटर में यूज नहीं होते, ना ही एसिडिक वाटर में यूज होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट दोनों जगह यूज हो जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट का डीमेरिट, बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट क्या है, ज्यादातर डिटर्जेंट क्या होते हैं, ज्यादातर डिटर्जेंट्स क्या होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ब्रांच होता है, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में क्या होता है, बहुत समय तक एज इट इज पड़े पड़े रहते हैं और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जनरली ऐसे डिटर्जेंट्स जिनके अंदर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जिनके अंदर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जबकि जिसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसका डीमेरिट है। डिटर्जेंट को हम बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोप को बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं डीमेरिट है डिटर्जेंट का। अदरवाइज डिटर्जेंट दे आर बेटर एज कम्पेयर टू सोप, उससे बेटर होते हैं। तो ये तुम्हें बता दिया यहाँ पे डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये भी बता दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर एग्जांपल नोट करना है तीनों का, एनाइनिक डिटर्जेंट, कैटाइनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। पहला एनाइनिक डिटर्जेंट, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। एनाइनिक डिटर्जेंट, सही ना, एनाइनिक डिटर्जेंट जिसमें एनायन पार्ट बड़ा होगा और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्लियर। जिसके ऐसे डिटर्जेंट जिनके अंदर एनायन पार्ट बड़ा है और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज एनाइनिक डिटर्जेंट, उसे बोलेंगे एनाइनिक डिटर्जेंट। तो इसका एग्जांपल CH3CH2 होल 11, OSO3 माइनस Na प्लस, सोडियम लॉरेल सल्फेट। टूथपेस्ट वगैरह में ये डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। और लॉरेल बोल दिया तो इसका मतलब लॉरेल अल्कोहल से प्रिपरेशन होगी उसकी, सही ना, लॉरेल अल्कोहल से प्रिपरेशन होगी। लॉरेल अल्कोहल में एसिड डाल देंगे पहले, लॉरेल अल्कोहल होता है CH3CH2, जरूरत नहीं है कोई खास इसकी, बट देख लेंगे बार। ये लॉरेल अल्कोहल लिया, इसमें डाल दिया डाइल्यूट H2O4, डाइल्यूट H2O4 डाला है, कंसंट्रेटेड नहीं डाला है। CH3CH2 होल 11, OSO3H आ जाएगा यहाँ पे। फिर एल्कली डाल देंगे NaOH, तो H हटके Na लग जाएगा और आंसर ये आ जाएगा। सोडियम लॉरेल सल्फेट एनाइनिक डिटर्जेंट है क्योंकि इसमें एनाइन पार्ट बड़ा है एंड इज इन्वॉल्वड इन क्लीनिंग एक्शन, इसमें एनाइन पार्ट बड़ा है एंड इज इन्वॉल्वड इन क्लीनिंग एक्शन। सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज इन टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट में यूज होता है, सही ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट। और भी होता है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो एक एग्जांपल बहुत है इसका। फिर कैटाइनिक डिटर्जेंट, कैटाइनिक डिटर्जेंट जिसमें कैटायन पार्ट बड़ा होगा और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसमें कैटायन पार्ट बड़ा होगा क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसको याद रखेंगे अमोनियम ब्रोमाइड्स, इसको याद रखेंगे अमोनियम ब्रोमाइड्स। NH4, अमोनियम ब्रोमाइड क्या होता है, NH4Br, इससे याद आएगा नहीं तो भूल जाओगे। तो इसका इसका नाम क्या है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल ग्रुप क्या होता है, सिटाइल 16 कार्बन वाला एल्काइल को सिटाइल कहते हैं। 16 कार्बन वाले
एल्काइल को सिटाइल कहते हैं। सोडियम देखो सिटाइल क्या हो गया फिर, इसका मतलब सिटाइल क्या हो जाएगा, CH3CH2 होल 15, या तुम कह सकते हो C16H31, CH3CH2 होल 15, 16 कार्बन वाला एल्काइल सिटाइल, ट्राई मिथाइल, मिथाइल 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 ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। ये है एग्जांपल, और ये ब्रांच्ड है इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ब्रांच्ड है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। हेयर कंडीशनर्स में ये यूज होता है, सही ना, हेयर कंडीशनर्स में ये यूज होता है। सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, इसमें कैटायन पार्ट पड़ा है, सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, ये ब्रांच्ड है तो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। लास्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो है जिसके अंदर कोई एनाइन पार्ट कैटायन पार्ट नहीं होगा, सही ना। तो ये क्या है, ये है क्या, एस्टर्स ऑफ सिरिक एसिड एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, एस्टर्स ऑफ सिरिक एसिड एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। सिरिक एसिड क्या था तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था तुम्हें, C17H35COOH, C17H35COH, और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, इधर OH इधर, तुम्हें क्या करना है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इसलिए तुम OH तो लगाओगे, इसको पॉलीथाइलिन बना देना बस, CH2O होल N, और बाहर लगा देना एक बार दोबारा CH2OH, CH2 होल ट्वाइस OH, ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से वाटर को बाहर निकालना, OH इसका H इसका, ये बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन आयनिक, कोई भी कैटायन कोई भी एनायन नहीं है इसके अंदर, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट COO CH2O होल N CH2 होल ट्वाइस OH, CH2 होल ट्वाइस OH, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी आयनिक पार्ट नहीं है। तो अब एक चीज और पूछेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, तुम चेक करोगे अगर, कि इसमें हाइड्रोफोबिक किसी के अंदर भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा, तो ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, और CO नेगेटिव आ गया तो ये हाइड्रोफिलिक, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये भी पता होना चाहिए। और जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं, जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं, इनको डिश वॉशिंग डिटर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है, इनको डिश वॉशिंग डिटर्जेंट भी कहते हैं। तीनों डिटर्जेंट याद रखना, एनायनिक डिटर्जेंट क्या यूज होते हैं, जिसमें एनायन पार्ट बड़ा हो और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो, कैटायनिक, और इसका टूथपेस्ट में यूज होता है। कैटायनिक डिटर्जेंट जिसमें कैटायन पार्ट बड़ा हो और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो, उसे क्या बोलेंगे, कैटायनिक डिटर्जेंट। और इसके अंदर एग्जांपल क्या है इसकी, सिटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, और ये कहाँ पे यूज होता है, हेयर कंडीशनर्स में। नॉन आयनिक डिटर्जेंट कौन से हैं, जिसके अंदर कोई कैटायन या एनायन ना हो, और इसका एग्जांपल क्या है, एस्टर्स ऑफ सिरिक एसिड एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, एस्टर्स ऑफ सिरिक एसिड एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। और ये कहाँ यूज होते हैं, डिश वॉशिंग में यूज होते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट भी कहते हैं। फिर एक टॉपिक और तुम खुद रीड करोगे वैसे, लास्ट है ये, फिलर्स एंड सोप्स, फिलर्स इन सोप्स, सोप के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, फिलर्स इन सोप, एक मैंने तुम्हें बताया जैसे बिथ्योनल, बिथ्योनल का क्या काम था, बिथ्योनल का क्या काम, Sir, act as antiseptic. बिथ्योनल इज एडेड टू सोप बिकॉज इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, बिथ्योनल इज एडेड टू सोप, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसका ग्लिसरॉल क्यों ऐड करते हैं शेविंग सोप में, दूसरा क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्यों ऐड करते हैं शेविंग सोप
बोलो ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं सोप के अंदर? ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाँ, टू प्रिवेंट देयर क्विक ड्राइंग, शेविंग सोप जल्दी ड्राई ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए ग्लिसरॉल डालते हैं, सही है ना? ग्लिसरॉल किस लिए डालते हैं शेविंग सोप में? टू प्रिवेंट देयर क्विक ड्राई। क्लियर हो गया कि नहीं? है तो बिथेनॉल बता दिया, ग्लिसरॉल बता दिया। फिर इथेनॉल क्यों डालते हैं सोप में? कई कुछ सोप्स के अंदर इथेनॉल, अल्कोहल भी डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं स्पेशली। मयंक का सही है बिल्कुल। और कोई बच्चा? हाँ, इथेनॉल क्यों डालते हैं? टू मेक सोप ट्रांसपेरेंट। कुछ सोप्स तुमने देखे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना? कुछ सोप देखे होंगे तुमने जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे पियर्स वगैरह अगर तुमने देखा हो ना, तो ट्रांसपेरेंट सोप होता है। तो इथेनॉल डालने से सोप क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सॉल्वेंट ज्यादा आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसलिए डालते हैं। फिर लॉन्ड्री सोप्स में क्या डालते हैं हम? लॉन्ड्री सोप्स के अंदर फिलर क्या होता है? सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट। आर और एस से याद रखना, रोजिनेट, सोडियम रोजिनेट आर, सोडियम सिलिकेट एस, आर के बाद एस आ गया। सोडियम रोजिनेट डालते हैं, सोडियम सिलिकेट डालते हैं, बोरेक्स डालते हैं और कार्बोनेट डालते हैं। बोरेक्स डालते हैं तो बी से याद कर लेंगे, और इसके आगे सी, सी कार्बो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये डालते हैं हम लॉन्ड्री सोप्स के अंदर। ये सब क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे हुए हैं, याद करोगे तो फायदा होगा इससे। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, ये डालते हैं लॉन्ड्री सोप्स के अंदर। ये क्लियर है कि यहाँ तक चैप्टर की नहीं? और बिथेनॉल डालते हैं हम सोप के अंदर, एंटीसेप्टिक का काम करता है, ज्यादातर मेडिकेटेड सोप्स होते हैं ना उसके अंदर डालते हैं, मेडिकेटेड सोप्स के अंदर। चलो अभी ये खत्म हो गया चैप्टर ये पूरा। इसको अगर तुमने रीड नहीं किया ना, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जांपल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सोप का एग्जांपल एक दे रखा है, एक बार पुराने ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो उसको कर लेंगे जरूर। सोडियम, सोडियम 4 ब्रैकेट में 1357 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या है? ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सोप, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है? ब्रांच है। हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा? ब्रांच होगा। क्या तुम में से कोई स्ट्रक्चर ट्राई कर सकता है इसका? सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन है ये, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है केमिस्ट्री एवरेज लाइफ। इसके ऊपर क्वेश्चन ना बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, अगर तुमने सारा पढ़ लिया ढंग से, तब 2019 के पेपर के ना क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, अगर तुमने पढ़ लिया सारा ढंग से। स्पेशली जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो एलिटेम एस्पार्टेम वो कराया ना, वो वाले क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। मयंक ने बना लिया, और कोई जिसने चित्र बना लिया है? देखो, बेंजीन सल्फोनेट लिखा है, बेंजीन सल्फोनेट, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनेट आ गया, सल्फोनेट, सोडियम पहले बोला हुआ इसने, तो सोडियम आ जाएगा, SO3 माइनस Na प्लस, सही ना? SO3 माइनस Na प्लस। और फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आएगा, देखो 4 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे मिथाइल है। 4 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे क्या मिथाइल? ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन। 1 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल। तो सोडियम 4 1, 1 पे मिथाइल 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये स्ट्रक्चर है इसका, है ना? ब्रांच है ना ये, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। नॉन जो ब्रांच होते हैं
वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो स्ट्रेट चेन होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये पता होना चाहिए तुम्हें। क्लियर हो गया कि नहीं है? चलो इस चैप्टर को याद कर लेंगे और कल सुना देंगे। मैंने टेस्ट रखा हुआ है एक, मैंने बता रखा तुम्हें, मोल कंसेप्ट का टेस्ट। जो 11th पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो तो मोल कंसेप्ट का टेस्ट देंगे। और एक बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है जिसमें मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, और एक चैप्टर और है रेडॉक्स, रेडॉक्स की बैलेंसिंग वगैरह। बहुत बेसिक चीजें हैं उसके अंदर, ये तुम्हें चैप्टर करने हैं। नहीं, चैप्टर पढ़ के देना है इनको। इस दोनों में 20 क्वेश्चन होंगे, और तुम्हें जो मोल का टेस्ट है वो एडवांस लेवल का होगा पूरा, वो थोड़ा सा प्लस लेवल का है, और जो दूसरा टेस्ट है वो बहुत बेसिक लेवल का है। तो कल टेस्ट होंगे ये दो, तो ये पढ़ के दोगे तो अच्छा। मैंने तुम्हें बहुत पहले से बता रखा है, ये टेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोगों का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वेडनेसडे जो होगा, जो पहले एक टेस्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर D&F ब्लॉक था उसमें, और नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन था, वो सब देना तुम। वो नेक्स्ट वेडनेसडे है। टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहोगे, अपने आप स्लिम मिस्टेक्स दूर होंगी। टेस्ट को रिवाइज करते रहो, उनके पेपर को प्रैक्टिस करो 3-4 बार, सॉल्यूशन उसका लिख के रखो, तो उससे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टेस्ट जरूर देते रहना, और ओरल टेस्ट जो होता है वो पेरेंट्स के सामने जो देना होता है वो भी जरूर देना। चलो इसको याद कर लेना, कल देखते हैं, कल टेस्ट के लिए जरूर आना है, मिस नहीं करना। होमवर्क अपना करके आना, होमवर्क को बिल्कुल मिस नहीं करना है। D&F ब्लॉक स्पेशली चेक होगा तुम्हारा, बाकी होमवर्क के साथ 11th के सारे फॉर्मुलेस और बाकी होमवर्क के साथ D&F ब्लॉक के नोट जरूर आके लाने हैं, मिस नहीं करना ऑफलाइन क्लास में। और कल का टाइम तुम्हारा, कल का टाइम तुम 3 बजे आना है तुम लोगों को, सही है? कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कल? चलो 3 o'clock कल तुम लोग आना, बाकी मैं मैसेज डाल दूंगा उसके ऊपर।